दो, एग्जॉस्ट बंद कर दो, एसी चला दो। चालू रखो। एग्जॉस्ट वाला लेफ्ट, ऊपर वाले रो में लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 5। ठीक है, ये वाले पंखे चालू करो। ब्रेक में आके सारे देख लो कौन सा स्विच किसका है। शाम को भी क्लास हो तो बीच वाले पंखे चालू करने, लास्ट वाले पंखे चालू करने, या आगे वाले बंद रखने होते हैं। ठीक, ओके रख दो। दोपहर को सारे स्विच देख लेना किसका कौन सा है। शाम को जब क्लास हो ये पंखे बंद रखने, बाकी सारे चालू रखने और उनको फुल कर देना। जैसे ये तेज चल रहा है, इधर देखो ये तेज चल रहा है, ये वाला धीरे चल रहा है। दोपहर को आके उनके रेगुलेटर देखना, इन सबको तेज चलाओ, इनको बंद करो। हाँ जी, सबसे पहले हम एस ब्लॉक वाला असाइनमेंट करें। बोलिए, पेज 1 पे क्या डाला? पेज 1 7 और 10 और 10 7, which is correct. Iodide of alkali metals are highest ionic character among halides. नहीं, तो गलत बोल रहे हो आप। आयोडाइड तो बड़ा आयन है, बड़ा एनायन है, वो तो ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा, उसमें तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये बात तो गलत। बी सेकंड, पहला ये भी हाईली सॉल्युबल इन पानी नहीं, ये भी गलत है। एनसीईआरटी में लिखा है कि LiF इसलिए नहीं घुलता कि उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यस और नो, ऐसा पॉइंट है कि नहीं है? बिल्कुल। तीसरा लो सॉल्युबिलिटी, हाँ ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। सेकंड और थर्ड पॉइंट सेम जगह लिखा हुआ है। सेकंड और थर्ड पॉइंट एनसीईआरटी में एक साथ दिया हुआ कि ये तो इसलिए नहीं घुलता और ये इसलिए नहीं घुलता, कि लिथियम का फ्लोराइड इसलिए नहीं घुलता कि उसका लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, और सीजियम का आयोडाइड इसलिए नहीं घुलता कि घुल के तुम्हारा हाइड्रेशन तो होना नहीं है, तुम लोग जुड़ने के लिए तो तैयार है नहीं, तो तुम आपस में चुपचाप बैठे ना साथ में, पानी तो तुमसे जुड़ेगा नहीं, तो तुम ही जुड़े हुए हो, क्या नहीं बात? तो तीनों बातें गलत है, नहीं तीनों बातें सही। पहली गलत, दूसरी गलत, तीसरी सही, तो तीसरा आंसर ठीक है। क्लियर? 10 तब KO2 है, K प्लस है O2 माइनस, ये वैसे भी 17 इलेक्ट्रॉन्स का मालिक है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, फिर तो वैसे भी पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। अब ये कुछ और बात हो, जो 4 ऑप्शन है उनके हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक तुमको मालूम नहीं है, अगर किसी में 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी में ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक तो हो चुका है। अब इन्होंने जो जवाब दिया वो समझना। तो देखो O2
के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते थे, रेमोटी थ्योरी की बात कर रहा हूँ। और उससे जो 15वां और जो 16वां इलेक्ट्रॉन था वो जाता था पाई स्टार टू बी एक्स वन, पाई स्टार टू बी वाई। तो जब 17वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनमें से कहीं पे जाएगा। वो जो अकेला इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से किसी को, 17वां यहाँ आ जाएगा तो अकेला ये बच जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2p में है, पहले यहाँ ये मान लो अनपेयर्ड है वो का है पाई स्टार 2p में, राइट। तो उसका पता तक बता रहे हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक तो पहले ही दिख रहा है कि 17 इलेक्ट्रॉन है तो ऑड है, कुछ भी कर लो पेयरिंग तो होने नहीं। ठीक है, चलिए 10 हो गया। पेज 2 18 और 9 और 15 15 और 15 given two reactions both are hydration ना, पहली वाली हाइड्रेशन नहीं है, पहली वाली हाइड्रोलिसिस है। पानी से रिएक्शन और पानी का जुड़ना अलग अलग बात है। आज दोपहर वाली क्लास नहीं है आपकी, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगा। मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम का कार्बाइड है और आप इसकी पानी से रिएक्शन कराते हैं और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और ये एसिटिलीन बनाते हैं। इसे हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, ना कि हाइड्रेशन। पानी से रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। पानी आपको तोड़ रहा है, कैल्शियम अलग कर दिया, कार्बन अलग कर दिया, ये हाइड्रोलिसिस है, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई एल्कीन है और उसके पानी से रिएक्शन कर रहा है बायोडाइनिक H2SO4, एक तरफ OH आ जाए एक तरफ H आ जाए, ये हाइड्रेशन कि पानी आपसे जुड़ा है। हाइड्रोलिसिस पानी आपको तोड़ रहा है, रिएक्शन हो रही है। हाइड्रेशन में भी पानी जुड़ रहा है, पानी से रिएक्शन हो रही है बट पानी जुड़ रहा है। एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन, राइट। हाइड्रोलिसिस इज रिएक्शन विद वाटर, यस और नो। डीकंपोजिशन टूट रहा है कुछ, जबकि एडिशन में टूट नहीं रहा, जो था वो है और आगे जुड़ गया, समझे। तो पहली जो रिएक्शन है वो हाइड्रोलिसिस है। और वैसे भी आप आयनिक पढ़े तो थोड़ा और तो हाइड्रोलिसिस अभी वापस पढ़ाएंगे। अगर ये रिएक्शन करा रहे हैं तो आपने X को दे दिया कार्बोनेट को, X को दे दिया कार्बोनेट को और OH दे दिया आपने Na को। तो ये हाइड्रेशन नहीं है, पानी ने आकर आपको तोड़ दिया, ये हाइड्रोलिसिस है, समझे। क्योंकि दूसरे में कॉपर सल्फेट है, भी कॉपर सल्फेट है, साथ में पानी आके जुड़ गया है, दैट इज हाइड्रेशन। दोनों में फर्क है, समझे। हाइड्रेशन पानी का जुड़ना, पानी का आना। डिहाइड्रेशन पानी का जाना। हाइड्रोलिसिस कि पानी से रिएक्शन हुई है, पानी से कोई टूट फूट हुई है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, डीकंपोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओजोनलिसिस होता है डीकंपोजिशन यूजिंग ओजोन। पायरोलिसिस होता है डीकंपोजिशन यूजिंग हीट, पायरो। तो हाइड्रोलिसिस इज डीकंपोजिशन यूजिंग वाटर। और तोड़ा जा रहा है, अलग किया जा रहा है लोगों को, समझे। और सुनो, हाइड्रोलिसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, जबकि हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। हाइड्रेशन में लोग जुड़ रहे हैं, एंट्रोपी कम हो रही है, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव करना है तो डेल्टा एच का ही सहारा। पानी के मॉलिक्यूल छुट्टे घूम रहे थे, आके आपसे जुड़ गए तो वो छुट्टे नहीं घूम पा रहे, एंट्रोपी का तो नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद अगर ये काम हो रहा है तो एंथैल्पी का ही सहारा होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। बट हाइड्रोलिसिस कभी भूला होगा इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
आयनिक की शीट में कभी आया था। हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है। तो हाइड्रोलिसिस जो उसका रिवर्स है वो एंडोथर्मिक है। तो जहाँ हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोलिसिस एंडोथर्मिक है। बहुत बढ़िया सवाल बन जाता है इसमें। आया ना, लिख लो। ठीक है, ये सवाल हो गया कौन सा? 15। 18। अब 18 को लेके थोड़ा सा विवाद है। आंसर क्या होगा? 3 बेरिलियम। एनसीईआरटी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। दूसरी किताबें छाने तो दूसरी किताबों में ऐसा लिखा मिलता है कि बेरिलियम जो है वो गर्म पानी ठंडा पानी किसी से रिएक्शन करता ही नहीं। तो ये थोड़े एनसीईआरटी से बाहर का ज्ञान है जो अपन को रटना पड़ेगा कि बेरिलियम जो है वो पानी से रिएक्शन करता ही नहीं, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा। ये रटना। 19 The ratio of moles of water, तो ये भी एनसीईआरटी के पन्ने पलटते तो मिलता है LiCl के साथ हमेशा 2H2O दिखेगा और बेरियम क्लोराइड के साथ भी आपको 2H2O दिखेगा। तो ये 1:1 की रेशियो, कोई लॉजिक नहीं है, ऑब्जर्वेशन। ऐसा एनसीईआरटी को देखता हूँ। Page 3, 23, 26 और 35 और 23। मेटालिक क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। ये याद ही रखना है, छोटी क्लासेस में आता है, 11th 12th में नहीं दिया। ये जो मेटल्स होते हैं उनकी चमक का कारण क्या है? उनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा ऊपर नीचे कुछ ऑसिलेशंस करते रहते हैं, उससे कुछ फोटोन आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे कुछ चमक पैदा हो जाती है। याद ही रखना, याद रखना। फिर आया 26। 26 का आंसर 4 दिया है। देखो हमने क्या पढ़ रखा है और ये कैसी भाषा यूज कर, हमने पढ़ा कि जब इनको आग में झोंक देते तो ये आग से थर्मल एनर्जी ले लेते, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते, फिर जब वापस नीचे गिरते हैं तो बस फोटोन विजिबल रेंज में आ जाता है और उसका रंग दिखता है। यस, तो भाई आग में जब आपको झोंक दिया तो आपने जो एनर्जी ली वो आपके लिए एक्सेस है, ये तो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, इसकी जरूरत तो नहीं थी आपको, इसके बिना भी जीवन चल रहा था, तो ये एक्सेस एनर्जी है। और बाद में ये आप छोड़ देते हो, तो ऐसा ही तो बोल रहे हैं। emission of excess energy absorbed as a radiation in the visible region, कि आपने एक्सेस एनर्जी रेडिएशन इन विजिबल रीजन के तौर पे छोड़ दी। तो एक्सेस एनर्जी वहाँ हीट बोला जाए, एक्सेस बोलते हो, ठीक बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए 35। In the preparation of sodium carbonate, following is as raw material, तो आपका शायद डाउट हो कि ये थर्ड वाला रॉ मटेरियल में क्यों नहीं शामिल थी, ये डाउट है क्या? इसको डाउट है, किसको डाउट है?
किसने पूछा? ये डाउट है कि भाई ये भी तो यूज होता था। तो ये रॉ मटेरियल नहीं है, वो तो हमारी कीमत कम रखने के लिए कि अमोनिया, ये जो सॉल्ट था इसको बाहर फेंके, इससे अच्छा ये डाल दो, इससे अमोनिया वापस आ जाए तो पैसे बच जाएंगे। लेकिन इसके बिना भी बन तो रहा था, इसके बिना भी ये नहीं लेकर बन नहीं रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बन तो रहा था। आया ना? तो ये रॉ मटेरियल तो नहीं है। रॉ मटेरियल मतलब कि क्या ले तो बने, और ये नहीं लेंगे तो बनेगा नहीं, ये थोड़ी है। इसके बिना भी बन तो रहा है, ये तो आप पैसे बचाने वाली बातें कर रहे हैं, समझे? रॉ मटेरियल नहीं, हाँ प्रैक्टिकली काम में तो लेते हैं लोग उसको, पैसा बचाने। पेज 4 40 and 37 और 52 और प्लस 50 और कौन सा 43 और चलो 37. Why does magnesium form Mg+2 and this not this? अगर Mg+2 होगा तो +2 ही होता है, तो उसका लैटिस भी अच्छा बनता है, पानी में रहेगा तो हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दे दो बाहर वाले को, जिससे हाइड्रेशन वाला कुछ एंगल कुछ इन्होंने दिया। 37 में नहीं मैंने क्या पढ़ लिया, 39 में सॉरी 37 में। The first ionization energy of alkaline earth metals are higher than those of alkaline because there is increase in the nuclear charge of the alkaline earth metals. There is decrease in the nuclear charge. There is no change in the answer. क्या थर्ड है? तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहेगा, प्रोटॉन तो 12 के 12 ही रहेंगे। एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आया हो, हाँ वो बढ़ जाए, इंक्रीज बोला, तो इसको थोड़ा चेंज कर दो, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर थोड़ा साइड में लिख दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड रिवाइज करवा देते हैं। एक न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बेचारा न्यूक्लियस है जो इन सबको अपनी तरफ बुला के बांध के रखता है कि नहीं तुम दूर मत जाओ, बाकी आपस में तो इनकी बनती नहीं, राइट? अब अगर इनमें से कोई चला जाए तो प्रोटॉन तो भी उतरे, वो तो अभी भी उतना ही खींच रहा है, लेकिन जो इनकी नफरत है वो कम हो जाएगी। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैं उनमें से एक हूँ तो 11 लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर एक जना चला जाए तो 11 ही रहेंगे, उनमें से मैं एक हूँ तो 10 लोग ही नफरत कर रहे हैं। तो एक तरह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, एक तरह से मैं अंदर खींचा जा रहा हूँ तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन बढ़ गए, न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं बढ़े। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रभाव आपको महसूस हो रहा है क्योंकि वो तो उतना ही है, आया ना? तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, आया ना? अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो प्रोटॉन तो अभी भी उतने हैं, बट नफरतें पहले 12 लोग नफरत करे थे, 13 कर दे तो नफरतें बढ़ जाएगी, तो बोलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, बट इफेक्टिव वर्ड बोल दिया ना कि प्रभाव तो तुम्हारा कम हो गया ना, प्रभावी रूप से तो तुम कम हो गए, इफेक्टिवनेस तो कम हुई, तुम बोल यही बोल रहे, यस और नो? अगर सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बोले तो थर्ड वाला होना चाहिए, अगर फर्स्ट वाला बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, इफेक्टिव वर्ड के साथ बोल रहे हैं, तो भूल नहीं बोल रहे। ठीक है, घंटा रिवाइज हो गया।
40 में लग रहा होगा कि भाई फ्लेम टेस्ट तो बेरिलियम का भी नहीं होता, बट आंसर सिर्फ Mg दिया। वो इसलिए कि बेरिलियम तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ही नहीं माना जाता। और सवाल की पहली लाइन यही है कि इनमें से कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो फ्लेम टेस्ट नहीं देता। राइट, अगर सवाल ये होता है कि इनमें से कौन सा मेटल है जो फ्लेम टेस्ट नहीं देता, तो Be और Mg दोनों जवाब होते। बट इन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने बोला कौन सा एल्कलाइन अर्थ है, तो चालाकी ये कर दी कि बेरिलियम का एल्कलाइन अर्थ होता ही नहीं, इसलिए आंसर नहीं। समझे कैसे मजे ले लिए, कैसे आईटी वाले आपके मजे ले सकते। चल 43 सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इनवॉल्व्स हाइड्रेशन। यही दिया, यही होता और इसमें समझाने कुछ है। फिर सीमेंट में जब पानी डालते हैं, सीमेंट भी जब हार्ड होता है तो हाइड्रेशन से हार्ड होता है, पानी जुड़ता है, फिर पानी से पानी आपस में और जुड़ते हैं। पहले पानी आता है, फिर पानी से पानी आपस में जुड़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई प्लास्टर चढ़ा हो, पहले जो प्लास्टर जो बाजार से लेके आते बड़ा सॉफ्ट होता है, पानी में 15 मिनट भिगोते हैं, फिर आपके बांधते हैं, और वो भीगा हुआ तो ही, तो जब तक उसको बांधते हैं वो और हार्ड होता जाता है, और 15-20 मिनट आधे घंटे में वो आपकी बॉडी की जो शेप है वो ले लेता है, फिर वो सपोर्ट करता है। जैसा कई बार प्लास्टर अवेलेबल नहीं होता तो लकड़ियों से बांध देते हैं, लकड़ियाँ सपोर्ट करती हैं, लेकिन प्लास्टर पूरे को अच्छे से सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन होता ही आता है। 52 किसमें पेरोक्साइड की टेंडेंसी है, तो 4th वाला जवाब है। ऐसा स्पष्ट तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन चैप्टर अटेंड किया है तो आपने बेरियम पेरोक्साइड देखा है जिसमें H2SO4 मिलाया था, तो आपको H2O2 मिल गया था, याद आ रहा है? तो बाय दैट मेमोरी इसका होना चाहिए, अभी लिखा हुआ तो नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा पहला तो वैसे भी पेरोक्साइड नहीं बनाता, ऑक्साइड बनाता है, पर Mg और Be भी ऑक्साइड ही बनाते हैं, तो एक ही बचा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें लॉजिक वाला। तो उसमें यह था कि अगर कैटायन बड़ा होता है तो एनायन भी बड़ा होना चाहिए ताकि लैटिस अच्छा हो। तो O2 तो पेरोक्साइड है तो O2 दो वो है, तो दो है तो बड़ा एनायन है, तो कैटायन भी बड़ा होना चाहिए। तो लिथियम Mg और Be तो बहुत छोटे हैं, यस और नो। तो अगर पेरोक्साइड बनाना ही है तो इन सब में कौन जो सक्षम है जो बड़े एनायन को स्टेबलाइज कर सकता है? बड़ा कैटायन तो बेरियम ही, बाकी तो इतने ऊपर इतने छोटे उनका नंबर नहीं लगेगा। यस और नो, ऐसे भी सोचा जा सकता है। मेरे कुछ सामान लाना है अमेज़न से, इसको हाँ कौन सा कर लिया? 53 which one of the following is correct? तो क्लोराइड ग्रुप तो में अल्कलाइन अर्थ है और आर ऑल हाइड्रोस्कोपिक, इंक्रीज बात कर हाइड्रोस्कोपिक वर्ड तो भी एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, या तो वो बात करें डेलिक्वेशन की
पर हाँ वो अच्छे खासे पानी के प्रति उनका प्रेम बहुत स्पष्ट है, वो पानी को छोड़ते ही नहीं, उल्टा उन्हें बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके MgCl2.xH2 है, बोलते हैं गर्म करते पानी छोड़ दे, बोलते नहीं मैं HCl छोड़ दूंगा, पानी को नहीं छोड़ूंगा, क्या रहा है, तो उनके पानी के प्रति जो प्रेम है वो जन जाहिर है। अच्छा, तो ऑल आर हाइग्रोस्कोपिक, तो डेलिक्विसेंट है तो हाइग्रोस्कोपिक भी मैं चला सकता हूँ। तुम तो नमी सोख के उसमें घुल रहे हो, तो नमी सोखना भी तो पहला तो नमी ली होगी, हाइग्रोस्कोप नमी लेके बैठ गए, तो आपने नमी लेके उसमें घुल गए, तो आप तो उससे 2 कदम आगे जा रहे हो, तो हम इनको इतनी रियायत दे देंगे, चलो ठीक चल रही है बात। हाँ, इससे कोई बेटर आंसर नहीं है तो वापस आएंगे इसमें। सेकंड, इंक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी BeCl2 से BaCl2, डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, अब लैटिस एंथैल्पी BeCl2 BaCl2 इंक्रीज बता रहे अराउंड इनसॉल्युबल एक्सेप्ट BaCl2, करेक्ट पूछा है, तो चौथी वाली बात तो भैया करेक्ट नहीं है, क्योंकि बेरियम क्लोराइड तो घुलता है पानी में, तो थोड़े दिन बाद आपको सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाएंगे तो 50 बार ही आएगा बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, पीपीटी नहीं होता है। डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिस, ये तो फजान सूल से मैं नहीं, डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, जैसे नीचे जाएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेरियम बड़ा हो रहा है, पॉलिसिंग पावर कम हो रहा है, तो नीचे जाएंगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो डिक्रीज बढ़ रही है, ये भी गलत है। तो इंक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी, तो बेरिलियम बहुत छोटा केटायन, बेरिलियम की फैमिली में आता है, पीरियड में आता है F के नीचे आता है Cl भी माइनस, तो और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा एनायन लग रहा है, और केटायन बेरिलियम, वैसे बेरिलियम छोटा है, फिर +1 फिर +2 तो और भी छोटा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एनायन बहुत बड़ा है, केटायन बहुत छोटा है, तो ये बेकार लैटिस है, जिससे बेरियम क्लोराइड का लैटिस अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, तो ये बात मुझे सही लग रही है। और आर ऑन हाइग्रोस्कोपिक इन्होंने पहला दिया है क्या? ठीक है, पर दिमाग नहीं लगाते, याद रख लेते। लैटिस एंथैल्पी के देखो, इनके हैलाइड्स के बारे में कुछ दिया है क्या एनसीईआरटी? इनके हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी, लैटिस एंथैल्पी कुछ दिया है ढूंढो। The fluorides are relatively less soluble than the chlorides owing to their higher action energy. The fluorides are fluoride F. Fluoride F. हाँ ठीक है, आगे क्लोराइड्स के बारे में कुछ बोला? Are relatively less soluble than the chlorides. ठीक है, आगे owing to their higher lattice energy. बस इतनी बात बोली, मैं तो एनसीईआरटी में नहीं किया, मुझे यहाँ पे तो नहीं कि और किसी जगह छुपा हुआ हो, तो इसको मिला कहीं पे? हैलाइड हाइड्रेट्स के बारे में। किसके? हैलाइड हाइड्रेट्स के बारे में। कौन सा हाइड्रेट? हैलाइड हाइड्रेट्स। हैलाइड हाइड्रेट्स नहीं, वो भी नहीं। हैलाइड हाइड्रेट्स में तो स्पष्ट है, जैसे नीचे जाएंगे हाइड्रेशन की इच्छा कम होगी, ऊपर वाले की हाइड्रेशन की इच्छा ज़्यादा। लेकिन हाइड्रेशन में क्या है कि आपका लैटिस प्रभावित नहीं हो रहा है, हाइड्रेशन में आप घुल तोड़ ही रहे, वो आके आपसे चिपक रहा है, रहते तो सॉलिड के सॉलिड ही हो, तो वो वाली बात क्या नहीं है। इस और किताब में ढूंढते, उम्मीद करते मिलेगा। थोड़ी सी इसका हिसाब पेज 5 54 54 61 68 69 59 65 66 67 तो सुना है, बस तो बच्चा है 57 और 64 और 54 एनसीईआरटी में नहीं है, या तो रट लो या छोड़ दो, उसी किताबों में दिया है और उसको लॉजिक भी
निकालना मुश्किल है कि सॉल्युबिलिटी एकदम से ऐसे पलटी कैसे मार जाती है, कंटिन्यूस ट्रेंड नहीं है कि लिथियम वाले की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है सबसे कम, अजीब सा ट्रेंड है। इसके बाद है 57 इस साइड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीज, सही। सर कारण क्या? कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे Mg से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बेरियम, तो जो केटायन है बड़ा होता जा रहा है। एनायन तो वैसे ही बहुत बड़ा है। सल्फेट, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, 5 लोगों का झुंड है वो तो ऑलरेडी एनायन बहुत बड़ा है। तो अगर केटायन बड़ा होगा बेरियम तो वो फिर भी ठीक ठाक लैटिस क्लोज पैकिंग में जा सकता है। और इनके फायदे में है कि तुम जुड़े हुए रहो, क्योंकि बेरियम इतना बड़ा है कि पानी तो तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा नहीं, तो तुम इसके वॉइड में जाके बैठ जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी कट जाएगी। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, बात बिल्कुल सही बोली कि सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इसका कारण क्या है? कि लैटिस एंथैल्पी बढ़ रही है। दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रही है, क्योंकि तुमसे जैसे जैसे नीचे जा रहा है केटायन तो बड़ा होता जा रहा है। सल्फेट तो वैसे भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा हो चुका है कि उसका हाइड्रेशन वैसे भी होने वाला नहीं है। -2 आपने 5 एटम्स में फैला दिया, इतनी बड़ी वो बॉल है कि उससे कोई पानी का मॉलिक्यूल आके चिपकने वाला नहीं है। और बेरियम भी बड़ा हो गया तो उसका हाइड्रेशन होना नहीं है, तो पानी तुमसे जुड़ेगा नहीं, तो तुम आपस में जुड़े हुए रहो। अब देखते हैं जिन्होंने बोला तो कौन सा बैठता है। आयनिक नेचर इंक्रीज, आयनिक नेचर बढ़ता है तो उससे भी लेने लगी, साइज बढ़ रही है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज नहीं, लैटिस तो बढ़ रही है, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी कम का आंसर इन्होंने दिया होगा फोर्थ वाला दिया कि भाई तुमको पानी तो भाव दे ही नहीं रहा है, तुम्हारा हाइड्रेशन तो होना नहीं, तुम क्या करोगे पानी में जाके, राइट? अगर पानी तो बहुत भाव दे रहा होता तो तुम अंदर तोड़ ताड़ के भागते थे, चलो चलो मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? तो पूछ तो रहा ही नहीं, तुम बैठ रहे हो चुपचाप। यस और नो? क्लियर? ये हो गया हमारे 50, 59। Which one of the following statement concerning the compound lithium is false? इसे कौन सा स्टेटमेंट किसको डाउट है? अब कौन से स्टेटमेंट में? फोर्थ स्टेटमेंट, 4। It was a peroxide but not superoxide। ये बात सही है, ये बात सही है कि ये पेरोक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। हाँ सुन, बेहतर ये होता है कि वो ऑक्साइड बनाता है एकदम खुल के, पेरोक्साइड बनाता है मरते पर, और सुपर ऑक्साइड तो वो भी नहीं बनाता। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता है। लेकिन अभी जो बोला है तो बोला ये बनाता है, ये नहीं बनाता। आप तो सही बोल रहे हैं, ये तो बोला पेरोक्साइड ही बनाता है, बोला वो पेरोक्साइड बनाता है और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन जिससे भी जिसमें कोचिंग हमने लिया वो थोड़ा सा इंग्लिश का पंगा रहा होगा कि भाई आप एग्जैक्टली वो बात स्पष्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जो आपके मन में है वो भाषा में व्यक्त हो रही है कि नहीं हो रही, और जो लिखा जा रहा है तो ये कि इट फॉर्म्स दिस एंड नॉट दिस, बात सही है, इट फॉर्म्स दिस एंड नॉट दिस, बात सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो जो इससे सीखना था वो हमने सीख लिया। हाँ, अगर सिंगल ऑप्शन है तो हो सकता है इन्होंने इसको फॉल्स बताया, हाँ तो ये तो करेक्ट है, तो करेक्ट है। बाकी चीजें बिल्कुल ही करेक्ट होगी, वहाँ डाउट ही नहीं होगा। जैसे पहला टेट्राऑक्साइड, ये सब टूट के ऑक्साइड देते, सही है, ये सही है। इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग एल्कली मेटल, ये भी सही है। तो सबसे ऊपर आता है उसकी मेटालिक कैरेक्टर कम है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो बाकी बातें बिल्कुल स्पष्ट सही है, तो फिर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो हो गया, ठीक है। एग्जामिनेशन में तो बोलेगा ठीक है ये कर दो, बाकी तीनों तो बिल्कुल सही है। तो जो भी थोड़ा बहुत डाउट है इसी पे, तो यही गलत, ठीक है, देखे तो ये भी सही है, ठीक है। चलिए ये कौन सा था? 59। फिर आया कौन सा? 61। 61 क्या कहता है? हाँ, 61 में थोड़ा सा चेंज करो, because the following is not an acid salt, acidic
का इक हटा दो। अब 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी में ऐसी चर्चाएं नहीं है, उससे पहले वाली 9-10 के उससे पहले ये एसिड सॉल्ट कुछ बोलते हैं। एसिड सॉल्ट क्या होता है तो देखिए, पहले तो सॉल्ट शब्द क्या होता है, तो एसिड प्लस बेस क्या होता है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट अगर अभी भी यदि ये H प्लस दे सकता है तो इसे क्या बोलेंगे एसिड। क्या अभी भी एसिड वाला काम कर सकता है, सॉल्ट है लेकिन अभी भी एसिड वाला काम कर सकता है। एसिड को छोटी क्लास में बोलते थे एसिड। ठीक है, जैसे ये एसिड्स के ढांचे आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी बताए कि नहीं बताए, फिर देखना बहुत काम किया। इसमें एक ही H दिया जा सकता है, इसमें 2 H दिए जा सकते हैं, जो 3 दिए जा सकते हैं। तो अगर मैं इसका एक सॉल्ट बना चाहूँ NaH2PO4, ये अभी भी H प्लस दे सकते हैं। अगर मैं बना लूँ Na2HPO4, ये अभी भी H प्लस दे सकता है। ठीक है, अगर मैं इससे बना दूँ ऐसा ही Na2HPO3, तो भले H दिख रहा है लेकिन दिया नहीं जा सकता, ये एसिड सॉल्ट नहीं है। समझे? तो इसके सवाल के बहाने एसिड सॉल्ट समझ गए आप। एसिडिक अलग होता है, वो सीधी पीएच वाली बात हो जाती है और उसके लिए K1 K2 सारे आंकड़े चाहिए। ठीक है, और तो हमने आईटी में पढ़ा भी है, बट इस तरह की बातें वापस पढ़ते हैं। लोगों चलिए बताइए इसका पीएच कैसे निकालेंगे, तो बताया तो है मैंने कि ये तो PK1 प्लस PK2/2 हो जाएगा, बट पहली बार उनकी फील नहीं आती है, इसीलिए पढ़ाएंगे कि पहले सारी चीज़ एक एक बात तो पढ़ें। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस व्हेनेवर समबडी सेज एसिडिक सॉल्ट, तो वो पीएच वाली बात कर रहे हैं। बोले एसिड सॉल्ट मतलब H प्लस दे सकता है, भले देने की इच्छा बहुत कम है लेकिन दे तो सकता है ना, भले उसका पीएच 7 से ज़्यादा है तो ओवरऑल बेसिक है, बट फिर भी उसका नाम हो सकता है एसिड सॉल्ट, मैं दे तो सकता हूँ। ओके, एसिड सॉल्ट ये 10वीं के एनसीईआरटी से लिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया 61 था, ये 64 मेटालिक मैग्नीशियम इज प्रिपेयर्ड बाय। इसे याद ही रखना है, कोई चीज कमर्शियली कैसे होती है, तो कमर्शियल में कोई कंसेप्ट काम नहीं आता, एक ही कंसेप्ट है कैसे। तो मालूम पड़ा इस तरह से मैग्नीशियम निकाले तो सस्ता पड़ता है, वोल्टेज MgCl2 इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, Mg आ जाएगा, एक तरफ Cl2 निकल लेगा। ये रखना है, ये कैसे मिलता है। 64 इज डन। तो 65 केमिकल A is used for water softening to remove temporary hardness। अब सुनो, टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के तो 2 ही तरीके हैं, या तो उबाल दो या बुझा हुआ चूना डाल दो। अब उबालना तो कोई केमिकल नहीं होता है, तो ये जो केमिकल है कौन सा है, ये बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लेट लाइम, बुझा हुआ चूना। लाइम होता है CO, स्लेट लाइम होता है CaOH। बोले लाइम वाटर, इसको पानी में डाल दो, इसे पानी के छींटे मत मारो, इसको पानी में डालो तो वो जगह लाइम
वाटर। समझ रहे हो फर्क? कैल्शियम ऑक्साइड क्या बोलते हैं? लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम। सोडा लाइम याद करो, सोडा लाइम। NaOH इज सोडा, CO इज लाइम। पानी के छींटे मारे, बुझाया तो क्या बनेगा? स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब इसी को पानी में डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी के छींटे नहीं मारे, इसी को पानी में डाला तो बन गया लाइम वाटर। क्या लाइम को पानी में डाला? लाइम वाटर। फर्क समझ में आ रहा है? पानी के छींटे मारने एक अलग चीज है और पानी में डालना अलग चीज है। ओके। और जब आप चूने को पानी में डालोगे, लाइम वाटर बनाओगे, तो भी रिएक्शन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, वो तो पूरा पानी के अंदर है। जबकि बुझा हुआ चूना सॉलिड होता है। बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सॉलिड है। लाइम वाटर में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन वो एक्वस है। फर्क है ना? एकदम क्लियर हो रहे वर्ड्स। तो ये केमिकल ए कौन है? ये केमिकल ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू जनरेट कास्टिक सोडा। इसे रिएक्शन करें सोडियम कार्बोनेट तो बनेगा कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं। और ये भी क्या है? सही बात है। NaOH क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक, बोले कास्टिक पोटाश KOH। NaOH इज कास्टिक सोडा। ध्यान सीखिए। KOH क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटाश। तो नाम में पोटाश आ गया, पोटेशियम होगा। इसे क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। When carbon dioxide is bubbled through A, ये कौन है? ऐसे CO2 पास करें तो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। भाई कुछ किया है तो बाद में गायब हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? में हो गया आंसर का। ये हो गया 65 66 एलिमेंट्स आर नॉट फॉर्म। तो फिर बात करें। आपने व्हाट्सएप आया होगा, मैं फर्स्ट वाले बैच में क्लास दे रहा था, तो उनको भी ये पढ़ाया है और बोला कि लिखो मत, घर पे जाके लिख लेना, बस यहाँ पे सुन लो, समझ लो। तो पेन छोड़ो, बात को समझो, घर पे उसको अपने नोट्स में कॉपी कर देना। ठीक है, फाइनली तुम्हारे नोट्स पे आ जाना चाहिए। एलम फिटकरी बोलते हैं हमारी सिंपल भाषा, फिटकरी। जो हम फिटकरी यूज करते हैं K2SO4 dot Al2SO4 और थ्राइस 24H, ये डबल सॉल्ट है। समझते हो डबल सॉल्ट? ये डबल सल्फेट। ठीक है, डबल सल्फेट। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम फिटकरी यूज करते हैं, तो ये हो। तो रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ यूज करते हैं फिटकरी? कोई साहब शेव बना रहे, कट लग गया, खून आता है बहन का, ठीक है, उसे रोकने के लिए फिटकरी घिस देते हैं और खून रुक जाता है, वो थक्का बन जाता है। क्यों बन जाता है समझो आप। हमारा खून एक कोलॉइड है। हमारा खून जो है कोलोइडल सोल्यूशन, पर आप पढ़ेंगे जैसे क्या बारे में तो पढ़ा भी होगा, सभी कोलोइडल सोल्यूशन में चार्ज और इसमें आयन्स है। किसी भी कोलाइड का, कोई भी कोलाइड का यदि सत्यानाश करता है तो आप उसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड मिला, उसमें थक्के बन जाएंगे, इंग्लिश में कोएगुलेट हो जाएगा। कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन, खून है, फिटकरी लगाई, खून बह रहा था, वो थक्का
पक्का बन गया तो खून का बहना रुक जाएगा, वो रोक देता है उसको, अब इकट्ठा हो जाता है। यस, दूध है, दूध भी कोलेटिक सोल्यूशन है, दूध में नमक डाल दो, दूध क्या होगा, फट जाता है। दूध में नींबू का रस निचोड़ दो, नींबू निचोड़ दो, रस डाल दो, फट जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, नींबू का रस सिट्रिक एसिड है। देखिए बहुत बढ़िया एसिड नहीं है, एसिड तो है, बहुत ज़्यादा नहीं टूटता, टूटता तो आयंस तो देता है, उन आयन से कोई भी आयनिक कंपाउंड से कोई भी कोलाइड का आप सत्यानाश कर सकते हैं। यस, जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे आयनिक कोलाइडल प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे दूध, दही, ज्यादातर कॉस्मेटिक्स, क्रीम, लोशन, शैम्पू, ये सब कोलाइड्स होते हैं, 100% कोलाइड। अगर आपको जज जाए कि इनको खराब करना है किसी कारण से, सबके डब्बे खोलो, एक एक चिमटी मंत्र फूक के नमक डाल दो, कोई 1 घंटे में एकदम फट जाएगा। जैसे दूध फटता है ना, तो आपके पास कोई क्रीम है, आप नमक छिड़क के बंद कर दो, 1 घंटे बाद आना, एकदम पानी पानी अलग हो जाएगा उसमें से। यस, और क्या सही हो? सही नहीं होता वापस, दूध फटने के बाद सही होता है क्या? नहीं, इरिवर्सिबल कोलाइड्स, राइट, इस तरह से खराब किया। तो फिटकरी यहाँ यूज करते हैं। दूसरा है पानी साफ करना। अब जो पानी आ रहा है, तो पानी भी इधर से तो कुछ है कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो आप फिटकरी की डली ले, पानी में ऐसे थोड़ी देर घुमा दे 5 सेकेंड, फिर डली बाहर आती है, तो वो 10-15 मिनट में जो भी उसमें गंदगी है सारी नीचे बैठ जाएगी। अब पानी ऊपर ऊपर से ले लो, करते हैं ऐसा, ठीक है। चलो वापस हम एलम्स के बारे में जानेंगे। एलम जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं उसको फिटकरी बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये वाला होता है, ये हमारा रेगुलर स्टैंडर्ड एलम। इन केमिस्ट्री में, पढ़ाई की दुनिया में एलम्स और भी होते हैं, तो अब वो और वाली बात करें तो एलम्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है N2SO4 डॉट N2 डैश SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2। ये एलम्स का जनरल फॉर्मूला, जहां ये जो मेटल है ये +1 में होगा और ये जो मेटल है वो +3, एक मेटल +1 में और एक मेटल +3। अब समझते कोई भी +1 और +3 नहीं, उसमें भी कुछ पाबंदी है। जैसे जो +1 वाले हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? जो +1 वाला है अमोनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये +1 वाले हो सकते हैं। +3 वाले कौन कौन हो सकते हैं? तो ये लोग याद कैसे रखें? तो बहुत ही बढ़िया जिंगल है। अमीना कब रब से बोली? अमीना ऐसे बोली, ऐसे एडिक्शन जिंगल के लिए जोड़ दिया। अमीना कब रब से बोली? फिलहाल कोई गा कर मनाए खुद। ध्यान रह पाएगा? अमीना कब रब से बोली? फिलहाल कोई गाकर मनाए खुद। सब लिखा हुआ, लिखना कुछ भी नहीं है, देख लो मेरी हैंडराइटिंग में सब लिखा हुआ, तो आपको बिल्कुल याद रह जाएगा, खुद भी लिखने में बाद में टाइम नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे डेली यूज में एक आम इंसान के लिए एलम ये है। साइंस के स्टूडेंट के लिए एलम का ये जनरल फॉर्मूला। और कौन कौन से कैटायन हो सकते हैं? ये ही हो सकते। एक स्टेप आगे जाते, अगर बोले एलम, हम ये वाला मानेंगे। बोले नहीं, क्रोम है। अगर क्रोम बोल रहे हैं तो तुम्हें इशारा पकड़ में आ रहा है, क्रोमियम लेना। अब क्रोमियम यहाँ तो नहीं ले सकते ना, तो क्रोम तो यही आएगा। तो बोले क्रोम है ना, यहाँ पे आप क्या ले लोगे? क्रोमियम वाला। तो बोले फेरिक एलम, क्या क्या ले लोगे? बोले कोबाल्ट एलम, कोबाल्ट +3। यस सर,
इस तरह से नाम बदलेंगे, डायरेक्ट क्रोम एलम। ठीक, लास्ट पूछ लेते हैं तो कंपाउंड दे दिए, बोले इनमें से सूडो एलम कौन सा है। अब ज्यादातर बच्चों को तो बस ये फॉर्मूला पता होता है, तो एडवांस दे जा रहे, मेंस वालों को तो ये भी नहीं पता होता। वो मुझे सूडो एलम बताओ, अब एलम ही नहीं पहचान में आ रहे, तुम पूछो सूडो एलम बताओ, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे वो। एक ऑप्शन ऐसा हो, अब भोले वाले बच्चों को लगेगा ये तो सही है, ये तो एलम लग रहा है, पर ध्यान से देखना है एफी कितने में, +2 में, लेकिन ये लग तो रहा है एक्चुअली ये सूडो एलम है। एक्चुअल फेरिक एलम कैसा होता है, यहाँ +3 होना चाहिए, +2 हो गया तो फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये एलम नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन दे, बोले सूडो एलम पहचानो, तो पक्का ऑक्सीडेशन नंबर में खेल करेंगे। इनके ऑक्सीडेशन नंबर में खेल हो नहीं सकता, ये तो +1 में ही रहते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर खेल करेंगे। ये +2 में रहता है, एल्यूमिनियम तो नहीं रहता, कोबाल्ट +2 में रहता है, गैलियम तो नहीं रहता, क्रोमियम +2 में रेयर है, एमएन +2 में तो बहुत पॉपुलर है, तो इनमें किसी को +2 वाला दे देंगे, बेचारे बच्चे फंस जाएंगे। ये सब मैंने लिख दिया है। कैसे क्या लो, जनरल डेफिनेशन, जिंगल, सूडो एलम, और एक बात और कि जब आप एलम को फिटकरी गर्म करते हैं तो उसमें से थोड़ी चटचटाहट और आवाज होती है और वो फूलता है, स्वेलिंग आती है। लेकिन अगर बहुत गर्म करें तो आवाज भी चली जाती है और वो जो स्वेलिंग आई थी वो भी वापस नॉर्मल हो जाती है। क्यों? इसमें 24 पानी के मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। जब गर्म करेंगे तो पानी वाटर ऑफ हाइड्रेशन की राह देता है, गर्म करने में भाग जाता है, तो वो जो भाप बनेगा तो लिक्विड की जगह कम होती है, भाप की जगह ज्यादा होती है। तो जैसे आप इसे गर्म करोगे तो भाप बनेगी तो वो सब खुल जाएगा। जैसे कि मीठा सोडा, बेकिंग सोडा में जब खाने में यूज करते हैं तो खाना कैसे फूल जाता है, तो गैस बनती है, यहाँ पे भी तो गैस बन रही है, राइट। और थोड़ी आवाज में, जैसे साबुदाना, साबुदाने को आप गरम तेल में डालो कैसे फूल जाता है, ऐसा इसमें भी होता है, एकदम ऐसे फूल जाता है। लेकिन अगर आप गर्म करते रहेंगे तो वापस पिचक जाएगा, क्योंकि जब बहुत गर्म करेंगे तो जो भाप बनेगी उसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो कहीं ना कहीं से वो भाप भाग जाएगी। जैसे भाप भाग जाएगी तो अब आप फूले हुए क्यों रहोगे, अंदर से हवा थी उधर चलेगी ना, वापस पिचक जाओगे। ये सब समझ में आ रहा है? किसी ने कभी फिटकरी घर पे जो अपने होती है वाकई गर्म करी तवे पे, किसी ने कभी, चाहो तो आज एक टुकड़ा गर्म करके देख लेना, जैसे गरम तवे पे रखना तो एकदम फूलेगा, आवाज भी होगी, फिर पिचक जाएगा, राइट। बेटा ये नहीं देखा तो आपने कोई पूड़ियाँ तो तलते हुए देखी हो, पूड़ी का आटा, आटे में पानी होता है, आटे में पानी होता है कि नहीं होता है? आपने पूड़ी तली, गरम तेल में डाली, गरम तेल में आते ही वो पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, वो उड़ेंगे तो उन्हें जगह चाहिए, तो वही तो तुम देखते हो। जब तुम पूड़ी को गरम तेल में डालते हो तो एक तो ऐसे वो भूल जाती है और एक उसमें से वो निकलते बुलबुले निकलते, तो जो पानी बाहर निकला उसके तो बुलबुले आएंगे और जो पानी उसके अंदर उन दो परतों के बीच में है उससे पूड़ी ऐसे फूल जाएगी। आया ना? तुम एक कुछ चीपिया कुछ ले, वो पूड़ी को फोड़ दो, हवा निकाल दो, कैसे वापस बैठ जाती है नीचे। ये चीज यहाँ पर होती है, पहले गर्म किया फूल कैसे कुप्पा हो जाता है, और गर्म करो हवा निकल गई वापस जैसे थी। समझे? आईटी में सवाल है, ऐसे भाषा यूज कर रहे हैं। There's a white compound upon heating, it swells up समझते हो? Swelling आती है, swells up and has a crackling sound, ऐसे आवाज आती है। अब मैं यहाँ करके नहीं बता सकता, बट इतनी बारी बात सुना दूंगा, इतनी मैं आपको दिखा दूंगा कि भले तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा, सवाल देख के तुम्हें याद तो आ जाएगा, कह ये तो ये हिंट। ओके, समझ में आया? ये सब मैंने लिख रखा, अब आप घर पे कॉपी कर लो। तो आज का आपका होमवर्क क्या है?
कि जो व्हाट्सएप आपको मिला हुआ है वो कॉपी करना, राइट? लिख लो, नोट कर लो, कॉपी नोट्स ऑफ एलम्स इसको एलन ही बोलते हैं, आप चाहो तो पोटैश एलन बोल सकते हो, मना नहीं है, बोल सकते हो। चलो, ये हो गया 66। सवाल क्या था? एलम्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय व्हिच अल्कली मेटल। अगर वो नहीं पढ़ रखा होगा आप सोच भी नहीं सकते कौन सा नहीं बनाया, कोई स्कोप नहीं है सोचने का। पढ़ लिया है, जिनका याद है, उन्हें लिथियम नहीं बनाता, तो जिंगल में लिथियम को जगह नहीं मिली, इसका जगह अमोनियम आ गया था। ठीक है, याद रहेगी जिंगल। अमीना कब रब से बोली? फिलहाल में गाकर बनाए। वेरी सिंपल, वेरी यूजफुल। 66 हो गए। 67 करता बात है ए। 67 का आंसर है फर्स्ट। 68 का आंसर है फोर्थ। बात करते हैं 68 ना, तो कोई लॉजिक नहीं। बोले ग्लोबल सॉल्ट की हो। अब खास बात सुनिए, ग्लोबल सॉल्ट में बढ़िया सवाल क्या बना सकते? अगर किसी चीज को आप पानी में घोलना चाहते और ज्यादा घोलना चाहते तो टेम्परेचर क्या करोगे? बढ़ाओगे, घटाओगे? अगर आप चाहते कोई सॉलिड है, चाशनी बनानी है, शक्कर घोलनी है, तो गर्म पानी में चाशनी बनाते हैं, ठंडे पानी में? गर्म। क्योंकि ज्यादातर चीजों की, ज्यादातर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। ग्लोबल सॉल्ट भयंकर लोचा है। 32 डिग्री तक तो बढ़ती। 32 डिग्री कोई गर्मी नहीं होती, अपने तो हो गया 32 डिग्री, जो तुमने तो 32 डिग्री हो चुका। तो 32 डिग्री तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, फिर 32 डिग्री के बाद सॉल्युबिलिटी वापस कम हो जाने लगती है, क्योंकि जनरली बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है। यहाँ नहीं है, 32 डिग्री तक बढ़ती है फिर कम होती है। तो ये अगर बढ़िया सवाल पूछना हुआ तो यही वाला पूछेंगे, वरना आपको बचता नहीं है। तो नाम तो रट्टा मारना पड़ेगा। इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कि 32 डिग्री तक सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और तत्पश्चात कम हो जाती है। 32 डिग्री तक तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और तत्पश्चात घट जाती है। चलिए, फिर क्या है? मोल्टन। तो के और एम जी कौन रिड्यूस होता है? के बारे में के नहीं होगा, के तो ऊपर आता है, एम जी होगा। एम जी आंसर होगा इसका। फर्स्ट क्या आंसर है? हाँ, तो एम जी और Cl2 है ना, ठीक है। उधर तो एनायन तो Cl माइनस, सारा झगड़ा कैथोड पे। एक एक बैठ गया 72। इसमें रट्टा मारना है।
चिले सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर होता है Na-NO3 और वी कैन सी एट पे पी ब्लॉक में छुपाया हुआ। चिले सॉल्ट पीटर है Na-NO3 और इंडियन सॉल्ट पीटर है KNO3। चिले सॉल्ट पीटर Na-NO3, इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3। पीटर पीटर याद रखना नाम। तो धरती जो इंडिया में मिलता है उसका नाम है इंडियन सॉल्ट पीटर, तो चिली में मिलता है उसका नाम रख दिया चिली सॉल्ट पीटर। कौन सी चीज कहाँ मिलेगी वो लॉजिकली थोड़ी सोच सकता है ना। पेज 6 बार बोलो 82 द फंक्शन ऑफ ये रट्टा मारना। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे कुछ एल्कली मेटल्स और पोटेशियम दिया हुआ आंसर पोटेशियम क्या 25 तो राउंड क्वेश्चन मैंने कल ही कटवा दिया था। और बोलिए 88 75 among the upside least basic तो 50 से हो जाता। तो जितना ज्यादा आयनिक है उतना ज्यादा बेसिक। तो बोले 80 में पूछा था, 80 में कुछ समय दिया था 88 is incorrect. Aluminum reacts with excess against against this 9 the answer second सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, सब सही है, पहला गलत। अच्छा था मार्केट फॉर रिविजन। वह दूसरा और तीसरा सही है, इसमें तो कोई विवाद नहीं। लेकिन पहला गलत क्यों है और चौथा सही क्यों? तो आपको जेके सर ने सैलिनिटी गाइडलाइन पढ़ाई हो नहीं ना? उसमें कांच वाली कोई बात नहीं करी शुरुआत में कि कांच की जो बोतलें लैब में पड़ी होती है तो एनीवेज वाली बोतल दूर से दिखती है, ठीक है? वैसे लैब में जो बोतलें पड़ी होती है उनमें लिखा होता है कि NaOH की बोतल है, ये KOH की बोतल है, ये H2SO4 है, ये HNO3 है, ये टॉलरेंस रिएजेंट है, ये वो। लेकिन कुछ बॉटल्स है जो देख के उनके लेबल नहीं लगा हो तो भी पहचान में आ जाती है। एक तो बेस है NaOH की बोतल पहचान में आ जाती है। कैसे आ जाती है? कि अगर आप उसका वो जो स्टॉपर है, कांच की बोतल है ना, कांच का स्टॉपर लगा होता है, स्टॉपर उठाओ, उसके स्टॉपर में सफेद पाउडर हो, या बॉटल उठाओ, बॉटल के नीचे पेंडे पे बॉटम पे सफेद पाउडर हो, या तो उसके नेक समझते हो ना, बॉटल की नेक, स्टॉपर पे नेक पे अंगुली फेरो सफेद पाउडर आएगा, या नीचे देखो सफेद पाउडर है, ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर देखो तो उसके पेंदे पे वो वाइट दिखेगा। HNO3 की बोतल पे H2SO बोतल है तो नहीं दिखेगा, उनमें आर पार दिखता है। उनमें NaOH की बोतल में सफेद पाउडर, सफेद PPT दिखता है, राइट? चलो किस चीज का वो सफेद PPT है? सोडियम सिलिकेट का। सोडियम सिलिकेट यहाँ इधर देखो, NaOH बेस, कांच ऐसे ही होता है, कांच ही तो होता है, ऐसे ही होता है। सिलिकॉन मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे होता है? ऐसे। तो इनकी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? सोडियम सिलिकेट सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट है बोलेगा, बट अभी तो बोले तो PPT होता है। अरे सुनो तो बोलेगा ये सॉल्यूट, बट तुम्हारे तो बोतल पड़ी उसमें NaOH पड़ा है, वो तो सुबह और शाम रिएक्शन किए ही जा रहा है, सुबह शाम ये चीज बने ही जा रही, तो कितनी भूलेगी भाई? भूलता है, बट भूलने की भी तो एक क्षमता होगी, एक सीमा होगी।
तो कुछ दिनों में वो सीमा पार हो जाएगी। और अब नया घुलेगा, पुराना वाला निकलेगा, नया कांच खुलेगा, पुराना वाला प्रेसिपिटेट आउट होगा। यस और नो? इसलिए एनएच वाली बोतल में हमेशा व्हाइट पीपीटी आपको दिखेगा। हाँ, कल ही बोतल लेके आए नई नई, वो दूसरी बात। वरना अगर ये पुरानी बोतल है, 5-6 दिन पहले अगर रख दिया है, 2 महीने पुरानी बोतल है, तो व्हाइट पीपीटी आ चुका है इसमें। यस सर। इसके वो जो कांच का स्टॉपर है उसमें कैसे आ जाता है? भाई आपने कभी लिया, आपने एनएच लिया, फिर बोतल रखी और ढक्कन लगा दिया। अब वो वहां पे जो गीला गीला था वो तो कांच के कॉन्टेक्ट में आई ना, है या ना? ऐसा थोड़ी कि आप उसको पहुंचते हो फिर ढक्कन लगाते हो, ऐसा तो नहीं करते। तो वहां पे जो एक बूंद है वो तो अटकी हुई है ना, उसकी रिएक्शन हो रही है कांच से, वहीं व्हाइट पाउडर आ जाएगा। यस और नो? तो सोडियम सिलिकेट वैसे घुलता है, बट लैब में आपको ये नहीं घुला हुआ दिखता है, क्योंकि ये इतना घुले जा रहा है कि आखिर तो इसकी लिमिट आएगी। लेकिन रिएक्शन तो फिर भी पीछे से हो रही है, तो पीछे से नया सिलिकेट आएगा तो पुराना वाला प्रेसिपिटेट, नया आया पुराना प्रेसिपिटेट, समझे? ठीक है? तो ये बात, क्या क्वेश्चन था? ग्लास विद सोडियम सिलिकेट, बिल्कुल सही बोला। हम बोले सोडियम सिलिकेट सॉल्युबल है क्या? हाँ सॉल्युबल है, लेकिन हमको तो व्हाइट दिखा था, बिल्कुल सही, व्हाइट दिखेगा। दोनों बातें सही, घुलता भी है लेकिन दिखता भी व्हाइट पीपीटी है, लेकिन लिमिट होती है ना घुलने की हर चीज की, समझे? इलेक्शन लिख लो भाई। ठीक है, तब आओ पहले स्टेटमेंट। पहला इन्होंने बोला गलत है, ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस एनएच इज दिस। नहीं, एल्यूमिनियम एनएच की रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, तो एनएच से रिएक्शन होती है और वो आगे से आगे चला जाएगा। तो आप NaAlO2 लिख दो या तो, या NaAlOH4 लिख दो, या तो लिखो NaAlO2, यस, या लिखो NaAlOH और OH 4 बार लो, और ये पानी बोलता है। तो आप तो बोल रहे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, नहीं, रिएक्शन आगे भी जाती है। तो ये मिलेगा कि नहीं, ये नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ और, ये बनेगा मिलेगा कुछ और, ये नहीं मिलेगा, रिएक्शन भी और होगी। यस और नो? समझ में आई बात? अब कल तक हमने, तो कल संडे गया, एस ब्लॉक पढ़ा ही नहीं था, राइट? कल बैठ के पढ़े, आज क्वेश्चन कर टाइम लगा, लेकिन इतना करके भी जेईई मेन से जो एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, वो 95% चांस, 99 नहीं, 95% चांस है कि अभी जो आएगा आप कर लोगे। लेकिन अभी 1 महीना और बाकी, जिसमें इसका रिवीजन होगा, और अगर पढ़ने में 5 घंटे लगे तो क्वेश्चन बैंक करने में 1 घंटा लगा, डिस्कशन में 1 घंटा और लग गया। लेकिन अब जब दूसरा असाइनमेंट देंगे तो पढ़ना तो नहीं, वो 5 घंटे पूरे बचा लिए, असाइनमेंट दिया, उसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, डाउट कम आएंगे। ये कंसेप्ट तो वही है ना, पहली बार फंस गए, अब दूसरी बार थोड़ी फंसोगे। तो कल तक, परसों तक ये हमारा एक वीक लिंक था, ये चैप्टर हमारी दुखती रब थी, मुझे आता ही नहीं, लेकिन हमने इसमें एक दिन काम किया और ये दुखती रब तो नहीं है। हाँ, इसको मजबूत बनाना तो करेंगे, पहले 1 महीने के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर 1 महीने के हिसाब से और पढ़ेंगे, फिर एडवांस में 1 महीना और मिलेगा। तो तब तक इसके हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जोड़ चुके होंगे कि हम सेफ हो जाएंगे। प्लस अगर मान लीजिए बहुत इधर उधर से सवाल आता है तो क्या हमारे लिए आएगा क्या? कि हम तो, हमारे पाठशाला के बच्चे तो नहीं कर पाए, लेकिन बाकी संस्थानों में पता नहीं वो कैसे कर लिया। बाकी संस्थानों की हालत तुमसे छुपी नहीं। हाँ, किसी संस्थान में कोई बहुत अच्छा बच्चा हो सकता है, अपने आप ही हो सकता है, वो तो खुद ही पढ़ लेगा, वो तो ओरिजिनल जो किताबें हैं वो खुद ही पढ़े जा रहे हैं,
उसका दिमाग भी चलता है, वो मेहनती भी है, तो वो कोई कर सकता है, लेकिन भीड़ नहीं कर पाएगा। और अगर भीड़ कोई सवाल कर रही है तो हम उस भीड़ के अंदर शामिल हैं। कल तक नहीं थे। एक वीक पहले ना हमें रिडॉक्स आता था, ना हाइड्रोजन आता था, ना एस ब्लॉक आता था। एक वीक में तीनों चीज़ें कर ली अपन, और अभी पहली बार पढ़ी है। रिवीजन करेंगे तो एक्यूरेसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीड आएगी। करेंगे ना, हम कौन सा आपको छुट्टी देने वाले हैं? पढ़ेंगे अपन, बिंदास पढ़ेंगे। हाँ, अभी अपन अब ये इनऑर्गेनिक केस को भी छोड़ देंगे। अब अपन 10 दिन ऑर्गेनिक के पीछे लगेंगे। हमने वहाँ पे एरोमेटिक वाली बातें पढ़ ली अच्छी खासी। अब अपन को 12th की बुक 2 करनी है, वो फटाफट हो जाती है। फिर अप्रैल में वापस ये रटने वाली चीज़ें करेंगे। अभी थोड़ी समझने वाली चीज़ों पे ध्यान देना, तो अपन करते रहेंगे। कभी ये किया, कभी वो किया, थोड़े दिन बाद कभी आयनिक का रिविजन भी करेंगे, कभी थर्मो का रिविजन भी करेंगे। तो जब ऐसा करते रहेंगे, ऐसा क्या है जो मतलब 10,000 बच्चों को तो आता था, हमें ही नहीं आता था, ऐसा नहीं होगा। 200-500 को हो सकता है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 200 लोगों ने 500 लोगों ने बता दिया और हम नहीं बता पाए, हो सकता है। और 10,000 लोगों ने उसका सही आंसर बताया और हम नहीं बता पाए, ऐसा बहुत रेयर होगा, राइट। तो धीरे धीरे हम सुधार रहे हैं। एक वीक में अपन थोड़ी मेहनत करी ज़्यादा, 3 चैप्टर कवर कर लिए, और ये वो 3 चैप्टर है जिन्हें कवर करने की बहुत ज़रूरत थी। ये बिल्कुल ही एक्सपोज थे, इसमें हमारी कोई तैयारी नहीं थी, और अक्सर बच्चे कोई तैयारी करते इस चैप्टर से कर भी नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कर लेते, NCERT के 4 पन्ने पढ़ लेते, पूरी नहीं पढ़ पाते। और इसीलिए जब मैंने भी पढ़ाई तो बिठा के पढ़ाई और हाथों हाथ क्वेश्चन करवा दिए, तो हो गए। इसी को टुकड़े टुकड़े में करें कि आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक लेक्चर, फिर कल पढ़ लेते हैं, होता ही नहीं। ये ऐसे ही होता है, हमको पता है। अब हम किसी तरह कभी संडे चुरा लेते हैं, कभी होली चुरा लेते हैं, ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन और करते हैं, और बोलो पेज 6 में 7 करे नहीं क्या? 101 तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट डाउन दिस कैसा होता है? क्यों? क्योंकि आंसर सेकंड ही होगा। बेरिलियम को पानी से बहुत प्रेम है, बेरियम को नहीं। तो बेरिलियम तो पानी में घुलने के लिए तैयार है, अब उसका लैटिस भी ढीला है। सल्फेट में 5 एटम, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, बड़ा है। बेरिलियम इतना सा छोटा सा गिटा और लूज लैटिस है, तो लैटिस बेकार है, और बेरिलियम को पानी से प्रेम भी है। उसका मैं जा रहा हूँ, बेरिलियम ऐसी गहराई नहीं करता, पानी उसको भाग ही नहीं दे रहा, इससे अच्छा सल्फेट के साथ बैठे रहो, ठीक है। और बोलिए पेज 7 पे, पेज 8 102 में डाउट आया, और 102 के सिवाय बोलो 105 इसमें इतनी सारी जो रामायण गा रहे हैं, इसमें जो अमृत छुपा हुआ है, रावण पता है वो अमृत वाला किसे पता है? कि रावण की नाभि में अमृत है, जब तक वहां नहीं मारोगे वो अमृत नहीं खत्म होगा और वो बार बार जिंदा होता जाएगा। तो इस रावण के भी जहाँ पे अपन को वार करना है, जो बात पकड़नी है वो है गोल्डन येलो कलर। देखिए गोल्डन येलो देखते क्लिक होना चाहिए, क्या? सोडियम। तो ए सोडियम है, तो आंसर एक और कोई नहीं सकता, थर्ड वाला होगा। और उससे बाकी चीज समझ में आनी चाहिए। सोडियम में डाला पानी तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, NaOH बनेगा। NaOH और जिंक की रिएक्शन करेंगे तो फिर से हाइड्रोजन गैस बनेगी। NaOH और जिंक एम्फोटेरिक होता है। तो ये सारी बातें सेटिस्फाई भी हो जाएगी। और कोई डाउट इस पेज में 102 को छोड़े तो 102 को छोड़े तो नहीं, 100 अच्छा सवाल। Na जो है, सोडियम जो है वो ऐसे ही मिलता है, तो याद रखें कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण हिंदी बोलते हैं। सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? कि ऐसे ही होता है।
तो बोले भी मोल्टन NaCl ले लेते तो भी तो Na मिल जाता है। हाँ बिल्कुल मिल जाता है। एक्वस NaCl में तो नहीं मिलता। हाँ वो कास्टर केल्नर सेल मर्क्यूरी कैथोड लेते तो Na मिल जाता। बट जब भी कोई काम आप कमर्शियली करते हैं तो आपको हमेशा पैसे की गणित साथ में लेके चलनी पड़ेगी। काम हो सकता है या करना है, दोनों फर्क है। ये काम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट इस तरह से करें सस्ता पड़ता है तो वही करते हैं। तो लोगों ने देखा कि अगर NaCl में CaCl2 डाल दे अच्छा खासा 60%, तो उससे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। और उस अगर शुद्ध NaCl ले उसको 800 डिग्री 800 डिग्री तक गर्म करें तो पिघल जाता है। उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो तो Na प्राप्त हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि 800 डिग्री पर जाने के लिए बहुत कोयला लकड़ी जलानी पड़ेगी। यदि वह CaCl2 ले ले तो वही NaCl CaCl2 की मौजूदगी में 600 डिग्री पे ही पिघल जाता है। तो 600 को 800 में ले जाने के लिए जो कोयला लकड़ी खर्च होगी वो आप ही की खर्च होगी, पैसा लगेगा। अच्छा दूसरा, अगर 800 डिग्री पे काम करोगे तो जो सोडियम बनेगा वो भी 800 बनेगा। अब सोडियम में एकदम फर्जी मेटालिक बॉन्डिंग है तो सोडियम के मॉलिक्यूल बड़े आराम से अलग हो जाए। 800 डिग्री तो गर्म कर ही दिया। देखो तो एस ब्लॉक में सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जरा देख लो, 800 से कम ही होगा, टेबल होगी ना मेल्टिंग 371 डिग्री ये केल्विन 370 केल्विन। और हम बातें करें 800 डिग्री की तो तब तक ये पिघल चुका है। अगर 800 डिग्री पे काम करोगे तो जो सोडियम मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा कि नहीं। अच्छा जरा बॉइलिंग पॉइंट में देखिए तो चलो उबला तो नहीं, बट पिघल तो जाता है 370 केल्विन में। हम बातें कर रहे हैं 1070 केल्विन 800 डिग्री 1000, तो उबला तो नहीं लेकिन गर्म तो हो चुका है। तो जब आप इतना गर्म करोगे तो उसकी खूब वेपर्स तो बनेगी, भले ही वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर नहीं हुआ बट वेपर्स तो बन गई। अब याद करो सोडियम तो हवा में यूं सोडियम का टुकड़ा या बड़ा बड़ा रिएक्शन कर लेता है, हवा से पानी से आया ना। तो 800 डिग्री पे सोडियम का टुकड़ा नहीं है, सोडियम के वेपर से एक एक मॉलिक्यूल एक्सपोज्ड है, वो रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो एकदम बढ़िया गोल्डन येलो चिंगारियां आग लगती रही, मरना तो नहीं है अपन को। तो लोग कहते हैं 800 मत जाओ, मर जाओ, 600 पे करो। और 600 कैसे करें, कैल्शियम क्लोराइड मिला दो, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, वरना 800 डिग्री में वेपर भी ज़्यादा बनती है। हाँ या ना। अच्छा अब आपके मन में आएगा आंसर तो मिल गया आपको कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ऐसे ही आंसर है। अब सवाल उठता है समझना ये कि भाई NaCl के अंदर CaCl2 मिला हो, NaCl में CaCl2 मिला हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? होता है क्यों होता है? सिंपल सा लॉजिक है, एंट्रोपी। बर्फ पिघल के पानी बने, एंट्रोपी बढ़ेगी। यदि उस पानी में नमक पहले से ही बैठा है, अगर बर्फ पिघल के पानी बन गया और पहले से नमक है तो वो नमक में पानी घुल जाएगा और पानी की एंट्रोपी और बढ़ जाएगी। तो वैसे बर्फ से पानी बन रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, लेकिन बर्फ से अगर नमकीन पानी बने तो एंट्रोपी और बढ़ेगी, तो पिघलने का लालच बढ़ गया तो आराम से पिघल जाएगी चीज़, ज़्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ या ना? ठीक है। और सुन इधर देखो, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस जब कोई चीज पिघलती है उबलती है डेल्टा G 0 हो जाता है, तो T बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा H। ठीक है, ये क्या टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। यदि मैं डेल्टा H बढ़ा दूं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। डेल्टा H कैसे बढ़ाऊं कि जब पिघल के वो जब सॉलिड से लिक्विड बना तो सल्यूट डाल दो, सल्यूट डालते ही एंट्रोपी बढ़ जाती है। हाँ या ना? तो कैल्शियम क्लोराइड के आने से NaCl की मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो पिघलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड वहाँ इंतजार कर रहा है, वो उसमें घुल जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो आराम से पिघलेगा, ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ेगा। और ये सिर्फ NaCl के लिए सीमित नहीं है,
कोई भी चीज मिला दो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, राइट। कोई भी चीज में कोई भी चीज मिला मेल्टिंग पॉइंट, प्योर चीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इम्प्योर चीज का मेल्टिंग पॉइंट कि पिघल के जो बनेगा मैं को दूसरी चीज पहले से हाजिर कर दो, फट से पिघल जाएगा। समझे? ये यूनिवर्सल कंसेप्ट, ठीक। तो मैं इसको तो नहीं बोल सकता 40% या 60%, वो तो कमर्शियली कर करके लोगों ने देखा कि 40 और 60 में बेस्ट होता है, बट क्यों करते हैं ऐसा, ये समझ में आया? टेम्परेचर कम रखने क्या फायदा कि पहली बात तो 600 से 800 में जाओगे, पैसा तुम्हारा ही लगना है। दूसरा 800 में वेपर भी ज़्यादा बनेगी तो आग लगेगी, मरोगे तुम, तो क्यों ऐसा काम करो, ऐसा करो। समझे? अब ये कल तक नहीं पता था, कल तक ही नहीं पता था ना, लेकिन अब पढ़ लिया, रिवीजन के लिए बात कर लिया। तो जब बात कर लोगे और कभी रिवाइज कर लोगे और किसी और क्वेश्चन बैंक में और आ जाएगा तो याद रह जाएगा। फिर ऐसे पढ़ा हो देखते बता देगा नहीं ऐसा होता है, नहीं सोचने का स्कोप नहीं। तो वही फिर हमारी एक्सपर्टीज कह लो या ईमानदारी कह लो कि नॉलेज तो बहुत कुछ है, बट तुम्हारे जो काम का वो हम तुमको पढ़ा देंगे। यस, तुम उसे पढ़ दोगे तो नंबर आ जाएंगे तुम्हारा, वरना इसको और पढ़ते रहे, टाइम 10 दिन पढ़ते रहे, हमको नंबर ला जाए। नॉलेज में डूब के नहीं पढ़ना है, वही कट टू कट ये पढ़ो पहली बार के लिए, थोड़े दिन बाद थोड़ा और कुछ पढ़ा देंगे, थोड़े दिन बाद कुछ और पढ़ा देंगे, रिविजन होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। सो दैट्स इट। ये आपको क्वेश्चंस करने इन्हीं चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा। उस बैच में तो हो गए, उन्होंने डाउट्स कम पूछे, उनके हो गया, उन्होंने डाउट ज़्यादा पूछे, कोई बात नहीं, तो कल डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस करना ही करना, कोई डाउट हो तो एनसीईआरटी के पन्ने पलटता है, कुछ एनसीईआरटी से बाहर होगा तो मैं बता दूंगा, आप गूगल करो। फॉर्म भर दिया जाएगा। पढ़ाई करते रहो, थोड़ा बहुत डर लगता है तो स्वाभाविक है, 1 महीने बाद पेपर है, बट लास्ट का 1 महीना होता है तो उसमें आराम से आप 2 महीने 2.5 महीने की पढ़ाई कर सकते। तो 1 महीना भी 21 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है, तब अपन ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आपका भी धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ता है। अगर आज से 4 महीने पहले हम आपकी सुबह से शाम तक क्लास लगाते थे, अब भाग जाते, लेकिन अब तक नहीं भागे, मतलब पढ़ने का थोड़ा जज्बा है, अब पढ़ लो, काम तो भाई लास्ट में होता है। हाँ, तैयारी करते रहते, थोड़ा माहौल बनाते रहते, फाइनल तो जब तक वो सर पे नहीं आए तब तक इंसान हिलता ही नहीं। तब हम लास्ट में कर रहे हैं, दौड़ लगाए, तो ऐसे 1 महीने में आराम से हम 2 महीने की पढ़ाई कर सकते हैं, तो करें, फिर एक एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिर अगले वाले मेंस के लिए पढ़ेंगे। इससे तो प्रिपरेशन होती रहेगी, कोर्स हम करवा देंगे, रिवीजन 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 लगे रहोगे तो अपने आप जो चैप्टर आपके अच्छे और अच्छे हो जाएंगे, नहीं प्रैक्टिस से वो भी बेटर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे 1 बाय 1 आपके चैप्टर्स इंप्रूव होते जाएंगे, फाइनल आपका स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा। और कोई जादुई तरीका है नहीं, होता तो हम लोग को बता देते, होता तो हम भी होली मनाते, नहीं ना। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कर रहे हैं, आने